और आपने अभी ऐसी ऐसी बातें दिनेश जी के बारे में बताई कि अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के स्पीकर के पास, आदरणीय दिनेश जी अग्रवाल। और उससे पहले मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि दिनेश जी अपने आप को अनम्यूट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। थैंक यू विपुल जी, मुकेश जी, महेंद्र जी, बहुत शानदार परिचय के लिए थैंक्स टू नेशनल और पास नेशनल प्रेसिडेंट अनिल जाजोदिया सर, जिनके थ्रू से मैं यहाँ आया हूँ, इस करियर में आया, ट्रेनिंग करियर में आया। और सभी आयोजक, नेशनल प्रेसिडेंट, पास नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट्स, दिल्ली प्रांत के सभी सदस्य, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। रिश्तों में नई रोशनी आज की टॉपिक है। और रिश्तों में कैसे एक नई रोशनी, आपने जब ये नाम सुना कि ये टॉपिक पे है तो आपके मन में क्या आया? ये क्या एक वर्ड पे आप चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं? अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप किसी कारण से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहें, तो बातचीत करने में बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि जूम में यही एक माध्यम होता है जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपके दिमाग में पहले क्या आया, एक वर्ड से आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर हमारे रिलेशन को बहुत अच्छे से इसको निभाना है, सभी के साथ में रिश्तों को अच्छा बनाना है, तो एक वर्ड में आप बता सकते हैं क्या चीज है जो सबसे ज्यादा महत्व का लगता है आपको? आपसी सौहार्द, गोलछा, बनीता गोलछा जी ने लिखा है, थैंक यू। आपसी सौहार्द बिल्कुल सही। ट्रस्ट, विश्वास बहुत जरूरी है। मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। आपसी समझ बहुत जरूरी है। वेरी गुड, आपके सब आंसर मुझे मोटिवेट कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वीडियो भले ऑन नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुझे पता चल रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अपने पास समय बहुत ज्यादा नहीं है कि हम टू वे कम्युनिकेशन करें। समय कम है, तो मैं माध्यम बना हूं कुछ अच्छी चीज आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे एक और गुरु हैं जिनके बुक से मैंने काफी सारी चीजें ली हुई है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो आप उसको बाद में रेफरल के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक बुक का नाम और एक वीडियो का नाम मैं आखिर में बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। ये दो वीडियोस आपके जिंदगी, एक ये वीडियोस जो 28 दिन का वर्कशॉप है वो, जो फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है, और एक बुक्स। अगर ये दो चीजें आपने फॉलो करी तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जो मेरे जीवन में आया है। जीवन में बदलाव मतलब ऐसा कुछ बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन आपके अंदर की वर्ल्ड इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है कि आपको दुनिया के देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये चीज आपके साथ भी होगा, और उसकी शुरुआत आज हम करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। विपुल जी, स्क्रीन दिख रहा है जी, बराबर? या सर। चलिए, अभी यहाँ पे रिश्तों में नई रोशनी के लिए मैं आप सभी का साथ चाहूंगा। यहाँ पे आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ईमानदारी बरतें इस पे। मैं चाहूंगा आप सभी अपनी आंखें बंद करें, और एक बात इमेजिन करें कि जैसे जो हमारा हाथ है, इसके सभी फिंगर अलग अलग हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो सभी फिंगर्स अलग अलग हैं। आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि अगर ये हाथ के सभी फिंगर एक बराबर हो जाएं, मतलब सब एक जैसे हो जाएं, जैसे अंगूठा ऑपोजिट साइड में होता है, वो भी एक ही साइड पे हो, सभी उंगली की साइज बराबर हो। आप इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ ऐसा है, दोनों हाथ ऐसे हैं, दोनों हाथ के फिंगर्स बराबर हैं। तो आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कैसा आप कर पा रहे हैं? आप मान लीजिए किचन में कुक कर रहे हैं, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी हाथ से आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो विजुलाइज कीजिए कि अगर सभी फिंगर बराबर हो तो आपका ये काम कैसे चल रहा है। बिल्कुल आप लोग एग्री करेंगे कि अगर सब बराबर होगा तो हम लोग बेतरतीब तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होगा। अगर अंगूठा हमारे चारों फिंगर के फ्रंट में, तो हर चीज को पकड़ने में सहूलियत होती है।
हमको खाना खाने में सहूलियत होती है। जैसे अगर मिट्टी तो इसलिए ये जो डिफरेंट है, मतलब हमारे परिवार में सभी सदस्य डिफरेंट होते हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उम्र में ज्यादा है, कोई कम है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी में ज्यादा समझ है, किसी में कम समझ है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो हमारे परिवार में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सदस्य हैं, तभी ये परिवार, ये संसार खूबसूरत है। अगर सब बराबर हो जाएगा तो सब बेतरतीब हो जाएगा, यकीन मानिए। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए AG, चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहूंगा मैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए AG। श्वेता जी थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। विशाल जी थैंक यू सो मच। रजनी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी सुनीता जी थैंक यू, नितेश जी थैंक यू वेरी मच। आप एग्री करते हैं कि अगर सब एक बराबर होंगे तो बेतरतीब जिंदगी होगी, तो हेलो सबका अलग होना बहुत जरूरी है। जीजू, कि अगर 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 सुनिए तो बोलिए, उठाते हैं, सुनो ना। जीजू, कौन साली बोल रही हैं, जीजू को याद कर रही हैं, उनको थोड़ा सा म्यूट करें बिल्कुल जी। हाँ, मैंने चलिए ये भी चीज अच्छी है, जो बच्चे इतने ओपन माइंडेड होते हैं, खुश रहते हैं, वो नहीं सोचते कहाँ, और ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, इस पे ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे बीच में बोल रहे हैं तो कुछ वो हमको सिखाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली सेशन में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हमारा हाथ मिट्टी उठाता है तो जो हमारी लिटिल फिंगर होती है वो सबसे नीचे होती है। तो लिटिल फिंगर का नीचे होना ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसका बड़प्पन है। तो ये ऊपर वाले ने हमको इस तरीके से बनाया है, और ये रिश्तों की नई रोशनी अगर हम सोचे और इसको एक्सेप्ट करें, जीवन में सबसे बड़ा है स्वीकार मंत्र, एक्सेप्टेंस। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड लिखे, आपसी सौहार्द, विश्वास, ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए। अगर हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं जो जैसा है, तो यकीन मानिए कि हमारा रिलेशन पे मतलब देखने का नजरिया अलग होगा, और हम हर रिश्ते से खुश रहेंगे। जो जैसा है उसको स्वीकार करें। तकलीफ तब होती है जब हम लिटिल फिंगर को अंगूठा जैसा बनाना चाहते हैं और अंगूठे को लिटिल फिंगर जैसा बनाना चाहते हैं। जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार अगर हम कर पाते हैं तो यकीन मानिए हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आप एक देख पा रहे हैं मशीन। थोड़ा सा दो चीजें मैं आपको इसमें मुख्य रूप से बताऊंगा आज के वर्कशॉप में। दो चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकती है, इसमें एक नई रोशनी डाल सकती है, एक नई रोशनी का काम करती है। एक है प्रेम, और दूसरा है समझ, विजडम, प्रज्ञा जिसे कहते हैं। अगर ये दो चीज जबरदस्त हमारे में आ जाए तो हमारे हर रिश्ते अच्छे होंगे। यकीन मानिए जीवन में मेरा जहां तक मैं जानता हूं मेरा एक भी शत्रु नहीं है, या मैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जानता जो मेरे बारे में बुरा सोचता होगा। मतलब 100% तो श्योर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि ये समझ मैंने अपने आप में गुरुओं के द्वारा डेवलप की है। और ये समझ मैंने क्या किए, ऊपर वाले ने ऐसी कृपा करी कि ये समझ मेरे अंदर आया, जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये आप एक मशीन देख रहे हैं, राइट? इस मशीन के अंदर बहुत छोटे छोटे पुर्जे हैं, मशीन के पार्ट्स हैं। जब मशीन का पार्ट्स काम करती है तो उसको लगता है कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, लेकिन क्या हकीकत ऐसा है कि वो अपने लिए काम करती है? वो एक्चुअली पूरे मशीन के लिए काम कर रही होती है, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही होती है। वैसे ही ये जो हमारा परिवार होता है, ये जो संसार पूरा परिवार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी फैमिली, मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई, यही सिर्फ परिवार नहीं, पूरा संसार एक परिवार है। हमको ऐसा लगता है कि ये परिवार ही सिर्फ हमारा है, बट ये पूरा संसार एक परिवार है। ये एक मारवाड़ी युवा मंच एक परिवार है। ये छोटे छोटे रूप है परिवार के, लेकिन अगर बड़ा रूप देखा जाए तो पूरा संसार एक परिवार है। और ये जो हम सब एक एक मशीन के पुर्जे हैं, मतलब बड़ा मशीन है जो संसार है, और हम इस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। हमको लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे, आपसे करवाया जा रहा है। एक शरीर रूपी मशीन हमको मिला हुआ है जिसके माध्यम से हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर आज मैं इस ट्रेनिंग में आया हूं तो मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है किसी के द्वारा। इस संसार के जो मशीन का मोटर जो ऑन करते हैं, जैसे मशीन चलती है तो स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मोटर है जो मशीन को चलाती है, वैसे ही मैं किसी के द्वारा यहाँ लाया हुआ हूँ। जो लोग आज ट्रेनिंग में यहाँ पे आ पाए हैं, उनके लाइफ में जरूर इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ इफेक्ट आने वाला है। इसी वजह से आप यहाँ पहुंच पाए हैं। शायद बहुत लोग यहाँ आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन जो आ पाए हैं, आपसे ये जरूर कुछ ना कुछ ये संबंध रखता है ये प्रोग्राम, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं।
और जो अपने लाइफ में परिवर्तन है, कहीं ना कहीं हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तभी आज जो हैं, कल जो सीखे थे उसके वजह से हैं, और कल जो रहेंगे हम आज जो सीख रहे हैं उसके वजह से होंगे। तो हम पूरा संसार एक परिवार है, और हम पूरे संसार के लिए काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली देखिए, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो हम ट्रेन के सफर में कई बार ऐसे खो जाते हैं, हम डेस्टिनेशन पे जाना भूल जाते हैं। हमको कौन सी सीट मिली है, लोअर बर्थ मिल गया मान लो, तो हमको लगता है कि मुझे मिडिल बर्थ मिला होता तो अच्छा होता, मिडिल मिल गया तो लोअर मिला होता तो अच्छा होता, और ये छोटी छोटी चीज में हम उलझ जाते हैं, और हमको इतनी तकलीफ होती है कि जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको भूल जाते हैं। तो हम इस संसार में आए हैं, तो यकीन मानिए हम एक दूसरे के लिए निमित्त बनने के लिए आए हैं, हम एक दूसरे को मदद करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे को मदद करते हैं, तब पूरा मशीन चलता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे हमारे विचार, हम एक दूसरे के विचार से एक दूसरे को मदद करते हैं। आप अभी थोड़ी देर में मेरे इस एग्जांपल से यकीन, मतलब आप एग्री करेंगे मेरी बात से, कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। और मान लीजिए ये मशीन का एक पार्ट्स दूसरे मशीन के पार्ट्स को मदद नहीं करता है, तो वो मशीन का पार्ट्स रिप्लेस हो जाता है, वहां दूसरा पार्ट्स आ जाता है। वैसे हमारे जीवन में कैसे होता है, एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। मान लीजिए एक माँ ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया, और छोटे बच्चे के परवरिश के बारे में सोच रही है, लेकिन परवरिश के बारे में सोचते हुए उनको लग रहा है कि इतनी तकलीफ भरी परवरिश होगी, मैं कैसे करूंगी, और वो किसी मंदिर के चौखट में उस बच्चे को छोड़ देती है। जैसे ही वो मंदिर के चौखट में छोड़ के आती हैं, तो बच्चे के परवरिश के बारे में उनका ध्यान आना बंद हो जाता है, बच्चे को मदद करने का जो थॉट है वो बंद हो जाता है। लेकिन वहां कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा पहुंचता है, उस बच्चे को रोता हुआ देखता है, और उसके थॉट शुरू हो जाते हैं उस बच्चे के परवरिश के बारे में। तो अगर अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम ही संसार चला रहे हैं, तो हम जरूर इसके पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम कोई काम नहीं करते तो दूसरा कोई करता है। तो हम एक दूसरे को मदद करने के लिए यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं। हर किसी का एक दुनिया में आने का लक्ष्य है। किसी को याद रहता है, कोई समझ पाता है, कोई नहीं याद रहता। हम सिर्फ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, और सिर्फ ये करके हम जीवन से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सब का लाइफ में आने का कुछ पर्पस है। जैसे मैं समझता हूं कि अगर हम लाइफ में आज दुखित हैं, कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छी चीजें पता नहीं है, कुछ ज्ञान की कमी है हमारे पास, इसलिए हम दुखित हैं। सोचिए, जो मूवी के डायरेक्टर होते हैं और हीरो हीरोइन विलेन उसमें काम करते हैं, उनको वहां पे कुछ भी अटपटा होता है, तो क्या वो रियल लाइफ में दुखित होते होंगे क्या? नहीं दुखित होते। उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, उस मूवी में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या उनको रियल मायने में लगता होगा कि बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया? वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। सोचिए, हमारे जो डायरेक्टर हैं, ऊपर वाले कुदरत जो हमारा डायरेक्टर है, और हम इस जीवन में एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो जब ये मूवी ऊपर वाला बना रहा है, तो इसमें कोई विलेन भी होगा, तो विलेन खराब नहीं होता, उसे रोल मिला हुआ है। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से इस संसार को देख पाएंगे, तो आप विलेन से भी प्यार करेंगे। मैंने दो चीज कही है, लव और समझ। अगर ये दो चीजों को हमने जीवन में उतारा, तो हमारे लिए ये जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे लिए हर रिश्ते इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हर हर व्यक्ति से हम प्यार कर पाएंगे, चाहे वो जैसा भी हो, उसे वैसा स्वीकार कर पाएंगे। लव, आई लव ए, आई लव बी, आई लव सी, आई लव डी। अगर मैं ए से जेड तक कह जाऊं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक वर्ड है, एक लेटर है जिसे मैं कहता हूं तो वो सबको फर्क पड़ेगा, वो है आई लव। आप बताएंगे क्या है वो लेटर? यू। मुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, यू। वो एक लेटर यू है। अगर मैं यू कहता हूं तो जरूर सबको फर्क पड़ता है। और यू का मतलब होता है यूनिवर्स। यू का मतलब यू नहीं होता है, यू का मतलब होता है अनकंडीशनल। क्योंकि लव कभी कंडीशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे कंडीशन है वहां लव तो है ही नहीं। जहां प्रेम कभी, जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं, मान लो एक लड़की है, तो वो एक सपनों का राजकुमार अपने मन में देखती है, एक फ्रेम बनाती है। एक लड़का है, तो वो एक राजकुमारी, पैसे वाली राजकुमारी देखता है, शादी करनी होती है उसको, तो वो एक प्रेम बनाता है कि ऐसी लड़की होगी तो मुझे प्रेम होगा। तो प्रेम, सही प्रेम तब तक नहीं होता जब तक फ्रेम है।
जब तक फ्रेम है तब तक प्रेम सही नहीं होगा। फ्रेम हटाइए तभी ये अनकंडीशनल लव आपको पता चलेगा। एक अनकंडीशनल लव क्या होता है, मैं इसका एक इससे अच्छा एग्जांपल मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आप लोग टीम हार्ट के बारे में जानते होंगे, टीम हार्ट, यहाँ पे एक फादर थे डिक हार्ट और उनके बेटे थे रिक हार्ट। रिक हार्ट अपाहिज थे। वो मतलब उनको सेरिब्रल पाल्सी नामक डिजीज हुआ था। तो वो अपंग थे और उनकी दिमाग में सिग्नल नहीं पहुंच पाता था, या दिमाग से सिग्नल बॉडी में नहीं आ पाता था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो वो अपाहिज थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो उनके पापा उनको खुशी देना चाहते थे। मैं आपको बताऊं, पूरे लाइफ में जो रिक हॉयट हैं, जो बेटे हैं, ये अपनी 14 साल की उम्र में लगभग, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड, बहुत कोशिश करने के बाद इनको स्कूल भेजने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की, कंप्यूटर दिलाया, बहुत कुछ किया इनके लिए, लेकिन इन्होंने एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर में, रन, RUN, रन। और सिर्फ ये एक वर्ड से इनके जो पापा थे वो कहीं जॉब करते थे, 40 साल की उम्र में उन्होंने जॉब छोड़ा, और बेटे को रन लिखता देख के उन्होंने ठान लिया कि बेटे को रन की जरूरत है, और वो भागना चालू किए। वो अकेले तो भागते तो अलग बात था, वो सीमेंट की बोरी लेके भागते थे, प्रैक्टिस करते थे, और फिर बेटे को कंधे पे लेके दौड़ते थे, सिर्फ बेटे के एक वर्ड, रन। उन्होंने ट्रायथन के बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ट्रायथन क्या होता है, पहले हम 21 किलोमीटर का रोड में रन करते हैं, फिर उसके बाद में साइकिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद में पानी में भी कुछ रन होता है, इसको बोलते हैं ट्रायथन। तो वो बच्चे को लेके ट्रायथन करते थे, और ये होता है निस्वार्थ प्रेम। सिर्फ बच्चे ने सिर्फ एक वर्ड कहा। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले करता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। When all I would do तो ये है निस्वार्थ प्रेम, इसे कह सकते हैं निस्वार्थ प्रेम। सिर्फ बेटे ने एक बार कहा रन, और ये भागने लगे बिना बिना किसी स्वार्थ के। उनके चेहरे पे जब वो दौड़ते थे, चाहे वो साइकिलिंग करते थे, चाहे वो दौड़ते थे, चाहे स्विमिंग करते थे, उनके बच्चे के चेहरे में जो स्माइल आती थी, उसके चक्कर में वो इतना भागते थे। तो ये है निस्वार्थ प्रेम, बच्चे के लिए इस तरीके से काम करना, इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, लव, अनकंडीशनल लव। तो यही होता है अनकंडीशनल लव। इसी तरीके का होना चाहिए, किसी कंडीशन कुछ नहीं होनी चाहिए, फ्रेम कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का लव हम अपने किसी भी व्यक्ति से कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सही विजडम है, सही आपको ज्ञान है कि ये रिश्ता क्या होता है, ये संसार क्या होता है। हम आइए बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस कॉन्शियसली, हम सब कोई फोकस करते हैं। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, देखिए, फोकस मतलब निरीक्षण। हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा है हम निरीक्षण करते हैं, और हम देख के सीखते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। आप कॉन्शियसली सीखते हैं या अनकॉन्शियसली सीखते हैं? अनकॉन्शियसली हम बहुत सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो निरीक्षण करने की हमारी कैपेसिटी 1000 गुना है,
उसका 1 गुना भी हम यूज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे आपका कोई मित्र कोई गाना गा रहा है, आप सुनते हैं, थोड़ी देर जब आप उससे बिछड़ के घर पे वापस जाते हैं, वही गाना आप गुनगुना रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियसली होता है। आप मूवी देखते हैं, एक्टर्स जैसा बोलते हैं वैसा आप बोलते हैं, एक्टर्स जैसा चलते हैं वैसा आप चलते हैं, ये ऑटोमेटिक कई बार आपके शरीर में आ जाता है। बच्चे बिना देखे बहुत कुछ सीखते हैं, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब बच्चे देखते हैं और अनकॉन्शियसली निरीक्षण कर रहे होते हैं, इसलिए सीखते हैं। तो अगर हम गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजों का निरीक्षण करते हैं, तो गलत चीजें सीखते हैं। अब किसी व्यक्ति बोल दो, कोई कंधा ऐसे उछाल उछाल के बात कर रहा होता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप निरीक्षण अनकॉन्शियसली करते हो और आप भी वैसा ही करते हैं। कोई मुंह बना के बात कर रहा होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनकॉन्शियसली निरीक्षण होता है, आप भी वैसा ही करते हैं। कोई फिंगर पॉइंटेड करके बात करता है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप निरीक्षण करते हैं और वो आप एडप्ट कर लेते हैं अनजाने में उसको। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली क्या चीज आपको निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, अगर आप ये ध्यान से देखें, अभी मान लीजिए एक बस स्टॉप में एक फैमिली खड़ी हुई है, तो सबका निरीक्षण का फोकस अलग अलग होता है। जब कुछ चीजें कॉन्शियसली करते हैं, कुछ चीजें अनकॉन्शियसली करते हैं। अगर ये बस स्टॉप में खड़े हैं, तो जहाँ पे एक महिला होगी तो वो क्या देखेगी, सामने साड़ी का शोरूम है, तो वहां पे नजर जाएगा कि अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, ये ज्वेलरी है। अगर एक मेल है तो वो क्या देखेंगे, यहाँ दुकान कोई किराए में अवेलेबल है क्या, कोई दुकान बिक रहा है क्या, कोई प्रॉपर्टी बिक रही है क्या, कोई दुकान का सेल कैसा है, किसमें ग्राहक कैसे हैं। वहीं एक बच्चा होगा तो वो कुछ वहां पे और चीज देख रहा होगा। तो सबका निरीक्षण अलग अलग होगा। जब वहां खड़े थे, अगर आप मेल पर्सन से पूछेंगे आपने क्या देखा, तो वो दुकान के बारे में बताएंगे। फीमेल से पूछेंगे तो वो अंदर के साड़ी और ज्वेलरी के बारे में बताएंगे। बच्चे से पूछेंगे तो हो सकता है चलती फिरते गाड़ियों के बारे में बताएंगे। वहां कुछ जानवर नजर आ रहे तो उनके बारे में बताएंगे। तो सबका अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली निरीक्षण होता है। लेकिन अपना निरीक्षण कितना स्ट्रांग है, अगर ये जानना है, तो अभी आप विजुलाइज कीजिए, आप जिस बेडरूम में सोते हैं उसमें कौन से कलर का बेडशीट बिछा हुआ है। आज आप कई सालों से घड़ी पहनते हुए आ रहे होंगे, उस घड़ी का डायल किस कलर का है, उस घड़ी के डायमंड कितने हैं। आप अभी घड़ी की ओर मत देखिए, आप देखिए कि क्या आपको ये याद है। अगर याद नहीं तो सोचिए हमारा निरीक्षण कितना कमजोर है। चलिए मैं एक एग्जांपल और पूछता हूँ, जिस गली से आप डेली गुजरते हैं, उस गली में कौन कौन सी दुकानें, आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर एज इट इज आप याद कर पा रहे हैं तो आपका निरीक्षण, आपका फोकस बहुत जबरदस्त है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो निरीक्षण कमजोर है। तो हम कॉन्शियसली अगर फोकस करेंगे, तो जो हमारी काम की चीजें होगी, इसको रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम भी कहते हैं। जिस पर हम फोकस करेंगे हमको वही चीजें दिखाई देगी, जो हमारे काम की होगी वही दिखाई देंगे। तो इसको अगर हम तरीके से फोकस करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें आएगी। अदरवाइज अनजाने में हम गालियां भी देने लगेंगे, अनजाने में हम वो सब करने लगेंगे जो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे साथ करे। तो निरीक्षण करें, कॉन्शियसली करें। ये एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, एक बच्चा है जो गिर रहा है। हम भी जब गिरते हैं, ये जीवन से सीख लेने वाली बात है। जब भी हम गिरते हैं जमीन पे, तो हमें कुछ न कुछ उठा के, जमीन से उठा करके खड़े होना चाहिए। चवन्नी, अठन्नी, रुपए जो मिल जाए, मिट्टी, कुछ भी साथ में ले गए। इसके कहने का मतलब है, जीवन में जो भी हम करते हैं, जीवन में जो भी हमारे साथ इंसिडेंट होता है, अच्छा बुरा, हमको उससे कुछ अनुभव लेके खड़े होना चाहिए। उससे हमको जरूर कुछ अनुभव लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें भरा बुरा बोल रहा है ना, तो आप कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये भला बुरा बोल रहा है, तो इसके पीछे का कोई रीजन होगा, मुझे जरूर ये कोई सीख देना चाहती है। उस भला बुरा बोलने के रीजन से आप सीख ले सकते हैं कि ये मुझे जैसे कह रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं अगर किसी को ये चीज इस तरीके से बोलता हूं तो उसको भी बुरा लगेगा। ये अनुभव आप वहां से लेके उठे, और वो जैसे बोल रहे हैं आप वैसा फिर किसी से बात ना करें। तो ये मतलब लाइफ के हर इंसिडेंट से हम कुछ अनुभव ले सकते हैं, और जितना हम अनुभव लेंगे उतने हम अपने आप को अच्छा बनाते जाएंगे, उतने ही हमारे लाइफ में, हमारे रिश्तों में रोशनी जो है वो जबरदस्त होती जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, ना रहेगी सास ना उलझेगी बहू, सास को मारना नहीं है। देखिए ये हर घर की कहानी है, सास बहू की कहानी, भाई भाई की कहानी, ऐसे बहुत सारी कहानी होती है। ना रहेगी सास ना उलझेगी बहू कहने का मतलब है कि बहू ससुराल में आती है और सास को सास समझती है, इसलिए ये सारी तकलीफें हैं। सास को सास ना समझ के माँ समझ लें और गले से लगा ले,
मतलब निस्वार्थ भाव से प्रेम के साथ गले से लगा लें, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं लाइफ में। आपने आप में से यहाँ पे जो फीमेल हैं और जो शादीशुदा हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या आपने अपनी सास को कभी गले से लगाया है, प्रेम से आई लव यू कहा है गले लगाकर? अगर नहीं किया है ना, तो करके देखिए। तो जीवन में बहुत कुछ आपके बदलाव आने वाला है, बहुत कुछ रोशनी आपके जीवन में फैलने वाली है। ये खास 3 स्टेप है जो हमको सारे रिलेशन को अच्छा बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है। तो ये स्टेज 3 प्लेटफॉर्म है, इसको फॉलो करना है। पहला प्लेटफॉर्म, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, विथ सेल्फ। आप अपने साथ, अपने आप बैठिए, अपने साथ बैठिए डायरी पेन ले करके, और लिखिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पूरा परिवार आनंदित हो जाए। मैं अपने परिवार के लिए ऐसा क्या करूं कि पूरे परिवार में आनंद का माहौल आ जाए, पूरा प्रेम का माहौल आ जाए, ये लिखिए। और एक ऐसी बात लिखिए, मैं ऐसा क्या ना करूं जिसके मुझे, जो करने से मेरे परिवार को तकलीफ होती है। ये होता है पहला स्टेप। ये अपने परिवार में एक्सरसाइज कीजिए, सभी को बोलिए कि आज हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया जिसमें ये बताया गया, और इसको हम करते हैं क्योंकि हमको अपने परिवार को नई रोशनी देनी है, हमारे रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है, प्रेम वाला बनाना है। तो विथ सेल्फ ही एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, विथ फैमिली। फैमिली के साथ आप बैठिए, विथ सेल्फ करने के बाद ही ये करें। विथ सेल्फ बिना किए अगर विथ फैमिली करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो विथ फैमिली कीजिए, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठिए और एक दूसरे के बारे में फीडबैक दीजिए एक दूसरे को। आप पहले अपने बारे में बताइए कि मैं ये करता हूं तो सबको तकलीफ होती है, और मैं ये आज से बंद करने वाला हूं या बंद करने वाली हूं, और मैं ये करने वाला हूं जो हमारे पूरे परिवार में आप सब आनंदित होंगे, आप सबको जान के खुशी होगी कि मैं ये करने वाला हूं। तो सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे, और एक दूसरे को ये बताइए, आप शुरुआत कीजिए कि अगर मैं ये गलती करता हूं तो मुझे पॉइंट आउट करें। पॉइंट आउट मतलब जैसे कोई भी इशारा करें, ऐसा नहीं कि मतलब बस इंतजार करते रहे वो गलती करे और हम इशारा करें। थोड़ा सा वेट करें, शायद उसे खुद ही याद आ जाए कि मैं ये गलती कर रहा हूं। अगर वो गलती करने से पहले आपने इशारा कर दिया तो शायद वो चिढ़ भी सकते हैं। तो उसका वेट करें, तुरंत इशारा नहीं करना है, इशारा करने का मौका नहीं ढूंढ रहा है। जरूरत पड़े तो इशारा करें। मुस्कुराना एक इशारा हो सकता है, फिंगर दिखाना इशारा हो सकता है। मान लो गुस्सा, कोई बहुत गुस्सा करता है तो उसको बोले, उसको जब भी वो गुस्सा करे उसको मुस्कुरा दीजिए, तो उसको याद आ जाएगा मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये विथ फैमिली एक्सरसाइज कीजिए, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है, बच्चों को हम इग्नोर कर जाते हैं। बच्चों के साथ हम बात करें, बच्चों की बातें सुने, उन्हें जीवन में क्या चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो याद कीजिए, हमको पानी पूरी भी खाना होता था, बहुत मन कर रहा होता है, हमको पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ता था। तब हमको लगता था कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, जब हमारी इच्छा होगी तब हम कुछ भी खा सकते हैं पानी पूरी। हमारे टाइम पे पानी पूरी था, आज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे की फीलिंग ऐसी होती है, तो बच्चों को सुनिए। बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो बेबस होते हैं, बिना परमिशन के, बिना कुछ कर नहीं पाते। तो उनको लगता है तो हम बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे। और कई बार बच्चे मजबूर हो जाते हैं और कर नहीं पाते और उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बच्चों से सुनना भी बहुत जरूरी है। बच्चों की बातें सुनिए, बच्चों से राय लीजिए, तभी बच्चे आपकी सुनेंगे और आपसे राय लेंगे। तो अगर ये 3 स्टेप का एक्सरसाइज किसी भी परिवार में हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपके परिवार में नई रोशनी फैलेगी, अपना सबका संबंध स्ट्रांग बनेगा। कांच की दीवार ये क्या है? हमारे परिवार में जाने अनजाने हमारे रिश्तों में एक कांच का दीवार पैदा हो जाता है जो हमको दिखाई नहीं देता। ये कांच का दीवार क्या होता है? एक एग्जांपल से, एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा। एक बार एक परिवार में एक शख्स होता है जो 20 साल से काफी मेहनत कर रहा होता है, काफी सारे सेक्रीफाइस करता है वो अपने पढ़ाई में, अपने अपने पर्सनल डिजायर पे, और परिवार के लिए काफी कुछ करता है। परिवार के लिए मतलब सब कुछ करता है, उनकी पढ़ाई, मतलब पैसों के लिए, चाहे हर किसी के दुख सुख में जाके शरीक होना, या ऐसे काफी सारी चीजें करता है। 20 साल हो जाते हैं, एक पड़ोस का व्यक्ति आके कहता है, भैया तुमने परिवार के लिए कितना कुछ किया है, तुमने कितना कुछ त्याग किया है, कितना कुछ समर्पण किया है, मानना पड़ेगा। तो वो भभक के रोने लग जाता है। तो वो बोलता है, आप रो क्यों रहे हैं, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, तो आप रो क्यों रहे हैं? बोले, 20 साल लग गए ये वर्ड सुनने के लिए मुझे। किसी ने आज तक ये बात नहीं कहा, मैं इतना सेक्रीफाइस करता हूं लेकिन किसी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने किया।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो ये प्रशंसा की लालसा थी, लालसा नहीं कहना चाहिए, प्रशंसा की नीड थी, जो एक कांच की दीवार के तौर पे उसको दुखित बना के रखी थी। अगर सोचिए उस परिवार के सदस्य में अगर किसी ने ये कह दिया होता तो ये कांच की दीवार नहीं बनती, ये कांच की दीवार टूट जाती। और ये कांच की दीवार, एक एग्जांपल से और बताना चाहूंगा। एक बिटिया होती है जो अपने पापा से नाराज होकर झगड़ा करके चली जाती है बाहर, और जाने के बाद में जब दिन भर तो काम में व्यस्त रहती है, शाम को उन्हें याद आता है कि मैंने पापा से ऐसे झगड़ा कर लिया और पापा नाराज हो गए, और उसे रिग्रेट होता है। वो पापा को फोन लगाती हैं और पापा को कहती है, पापा आई लव यू, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और आज मैंने आपसे बहस कर लिया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पापा आई रियली लव यू, आई रियली रेस्पेक्ट यू, मैं आपका दिल से बहुत आदर करती हूँ। आप सोचिए उस पापा पे क्या बीतती होगी जब बिटिया ये कहती है। बिटिया 4 दिन बाद लौटने वाली होती है, तो 4 दिन कैसे उस पापा के गुजरते होंगे, क्योंकि वो कांच का दीवार एक आई लव यू से टूट गया जो पापा के और बिटिया के बीच में बन गया था। तो ये कांच की दीवार कई बार प्रशंसा से, कई बार क्षमा से, कई बार सॉरी से कांच की दीवार टूट जाता है। तो इस कांच की दीवार कहीं हमारे बीच में तो नहीं बन रहा, कहीं हमारे परिवार में किसी सदस्य के बीच तो ये दीवार नहीं बन रही है। इसको गौर करें और इस कांच की दीवार को जरूर तोड़ें। सिग्नेचर, किसी को भी हम जब कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले सिर्फ एक बात अपने आप से पूछिए कि अगर ये बात कह के अगर मैं अपना साइन कर सकता हूं लिख करके, तो वही बात किसी से कहें। अगर आप साइन नहीं कर सकते तो वो बात कृपया किसी से ना कहें। क्रिटी गाइड क्या होता है? अगर हम किसी को फीडबैक देना चाहते हैं, मेरे पास कितना टाइम है विपुल जी? अपने अपने 5 मिनट और ले सकते हैं भैया। ओके, थैंक यू, बस हो गया, ऑलमोस्ट एंड की ओर है। क्रिटिक गाइड क्या होता है? देखिए, हमको अपने परिवार का अल्टीमेट इंप्रूवमेंट भी चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बताना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या कोई तरीका है जिसे हम बिना आलोचना किए, बिना बुराई किए उसको, उस चीज को इम्प्रूव कर पाए? हमारा उद्देश्य उसकी आलोचना करनी नहीं होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होना चाहिए। आपको एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा। एक माँ अपने बेटे के मार्कशीट को देखती है, स्कूल जा रहा होता बच्चा, 9th क्लास का बच्चा होता है, अपने बेटे की मार्कशीट को देखती है और बोलती है, बेटा साइंस में 80% लाए हो, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री में 90% लाए हो, बहुत बढ़िया। मैथ्स में 80% लाए हो, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में 75%, वेरी गुड। और इतना इतना कह के छोड़ देती हैं। उनके पास में उनकी एक फ्रेंड बैठी होती है, वो देखती है कि ज्योग्राफी में 30% आया हुआ है, तो बोलती है, गजब है, आपने तो ज्योग्राफी में 30% आया, इसके लिए कुछ कहा ही नहीं। तो उनकी माता कहती है, वो कहने की जरूरत ही नहीं है, पिछली बार जब मार्कशीट आया था तो इसका मैथ में 30% था, और मैंने मैथ के लिए कुछ नहीं कहा था, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए कहा था। इस बार मैथ में 80% आया है, वैसे ही अगली बार ज्योग्राफी में भी 80% आ जाएगा। तो ये बिना कहे भी माँ ने कह दिया, और बच्चे के इंप्रूवमेंट की संभावनाएं कितनी होगी ये हम सोच सकते हैं। कभी भी क्रिटिसाइज से इंप्रूवमेंट नहीं होता, हमेशा प्रशंसा से इंप्रूवमेंट होता है। अगर घर में बीबियां खाना बनाती है तो आप प्रशंसा करें, जो चीज अच्छा बना है, जो खराब है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम जो खराब चीजों की बात करते हैं, चाहे हस्बैंड है, हस्बैंड में बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, बहुत सारी बुराइयां होंगी। अच्छाइयों पे आप बोलना चालू कीजिए, जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तो इसे हम क्रिटी गाइड कहते हैं। तो क्रिटी गाइड की आदत डालें। अगर ये सब चीज हम लाइफ में कर सकते हैं, ये समझ कि हम, पूरा संसार एक मशीन है, मतलब पूरा संसार ही एक परिवार है, और प्यार निस्वार्थ रूप से हो, और ये समझ हो सारी चीजों की, क्रिटी गाइड करना हम सीख जाएं, 3 स्टेप्स को हम फॉलो कर लें, तो हम रिश्तों में नई रोशनी ला सकते हैं। रिश्तों को देखने का नजरिया हमारा अलग हो सकता है। बस इतना ही आज के लिए कहना चाहूंगा। हम सब बहुत खुश रहें जीवन में, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका खुश रहना ही होता है। अगर हर हाल में हम खुश रहना सीख जाते हैं तो जीवन में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम कई बार भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे साथ, जब हमारे साथ प्रॉब्लम आता है तो हम कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। सोचिए, जब हमारा बच्चा बीमार होता है तब हम इंजेक्शन लगवाते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि एक तो मैं बीमार हूं, ऐसे ही तकलीफ में हूं, ऊपर से इंजेक्शन लगा रहे हैं।
तो वो इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है, ये हमको पता है। वैसे ही गॉड को पता होता है कि ये प्रॉब्लम देना इनकी लाइफ में जरूरी है। वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में इंजेक्शन के तौर पे आता है, तो इंजेक्शन भी लगे तो आप मुस्कुरा सकें, प्रॉब्लम भी आए तो आप मुस्कुरा सकें। अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ हम रिश्ते निभाते हैं तो हमारी रिश्तों में नई रोशनी बढ़ेगी और हम सभी खुश रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम हमेशा जीवन में खुश रहें, खुशियां फैलाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के मददगार बने, और मदद लेने में भी शर्म ना करें और मदद देने में भी शर्म ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। और यकीन मानिए हम संसार में आए ही हैं इसलिए एक दूसरे की मदद करने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे स्क्रीन से स्टॉप करता हूँ, जस्ट मिनट। आप सब बहुत 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 धन्यवाद विपुल जी एंड पूरे दिल्ली प्रांत और पूरे ऑल इंडिया से मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य अनिल सर, नेशनल प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट सर, मुकेश जी, मनोहर जी, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत 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 शानदार दिनेश भैया। बिल्कुल एक समय की परिधि में रहकर और बहुत ही नपे तुले शब्दों के साथ में आपने इतने रिश्तों के गूढ़ रहस्यों को आपने समझाया। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी साथी हम सबको सुन रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आए होंगे और वो आपसे पूछना भी चाहते होंगे। तो ये क्वेश्चन और आंसर के जो सेशन है वो आपके सामने रखने के लिए मैं दिल्ली प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीपी जोन 3 भाई अमित जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम सबके सामने रखें।